Hey everyone, this is Swati, your English educator from Magnet Brains, एक ऐसा चैनल जहां मिलती है आपको एब्सोल्यूट फ्री एजुकेशन। हम यहाँ पे क्लास 10th की बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं इंग्लिश सब्जेक्ट में, और हमारी जो अभी बुक चल रही है दैट इज फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट फ्लाइट में वी हैव कंप्लीटेड अ लॉट ऑफ चैप्टर्स एंड पोएम्स, एंड राइट नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ द रॉकेट रिविजन ऑफ चैप्टर 5 की जो हमारी पोएम है द ट्रीज जो है, इसका हम रॉकेट रिविजन स्टार्ट करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। अब मैं यहाँ पे आपको पोम और पोम का एक्सप्लेनेशन बताने वाली हूँ। वाई? बिकॉज दिस पोम इज मेटाफोरिकली अ लिटिल डिफिकल्ट। मतलब इस पोम में है तो नाम पोम का ट्रीज, लेकिन ये ट्रीज जो हैं, ट्रीज मूव करते हैं क्या? नहीं मूव करते। मतलब व्हेन आई से मूव, स्वे करने की बात नहीं कर रही हूँ मैं। हवा चल रही है, ट्रीज जो है स्वे कर रहे हैं, उसकी बात नहीं कर रही हूँ। घर छोड़ के चले जाना, ऐसा ट्रीज करते हैं? नहीं करते हैं। सो यहाँ पे हमने ट्रीज को विमेन से कंपेयर किया है, और हमने ट्रीज के स्ट्रगल को विमेन के स्ट्रगल से कंपेयर किया है। ये एक मेटाफोरिकली बहुत स्ट्रॉन्ग पोम है, इसको ढंग से समझना, ठीक है? तो मैं आपको यहाँ पे समरी पॉइंट्स में नहीं बताने वाली हूँ, मैं यहाँ पे आपको हर एक स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन बताने वाली हूँ, वापस फटाफट समझाने वाली हूँ, सो दैट यू आर एब्सोल्युटली क्लियर विद द पोम। The trees inside are moving out into the forest. The trees inside मतलब अंदर जो trees कैद हैं, बंद हैं, अब वो बाहर forest में जाना चाह रहे हैं। The forest that was empty all these days, वो forest जो इतने टाइम से खाली पड़ा था, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow, जहाँ कोई bird बैठ नहीं सकती थी क्योंकि उसके लिए trees नहीं थे, क्योंकि trees नहीं थे, कोई insect जो है वो वहाँ जाके छुप नहीं सकता था। जब सूरज की किरण पड़ती है तो लीव्स से शैडो आती है नीचे, लेकिन यहाँ पे कोई भी सन जो है उसके फीट पे अपनी शैडो को बैरी नहीं कर पा रहा था। The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. ये जो फॉरेस्ट जो इतनी रातों से एकदम खाली पड़ा हुआ था, सुबह होते होते ये एकदम भर जाएगा। Why? Because the trees are moving out. अब इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं। पोएट जो यहाँ पे क्या कह रहा है, द ट्रीज आर मूविंग आउट ऑफ द कन्फाइंस ऑफ द हाउसेस इनटू द ओपन फॉरेस्ट। ये बिल्कुल अनरियलिस्टिक है, क्योंकि ट्रीज जो होते हैं वो मूव नहीं कर सकते। जो पोम जो है इसका एक सिंबॉलिक मीनिंग है, ये सिंबलाइज कर रहा है। इंटरप्रिटेशन क्या है कि जो ट्रीज हैं दे रिफर टू फीमेल्स। ट्रीज जो हैं इनको फीमेल्स, मेटाफोरिकली फीमेल्स को सिंबलाइज किया गया है, जो कि अब हील हो चुके हैं। वो फीमेल्स जो इतने टाइम से अत्याचार सह रहे हैं और जो अब कहीं जाके हील हो चुके हैं, एंड दे आर रेडी टू मूव आउट ऑफ देयर होम्स, और वो अब अपने घर से बाहर जाने को तैयार हैं इनटू द फॉरेस्ट। कहाँ? वाइल्ड में, फॉरेस्ट में, बाहर की दुनिया देखने के लिए तैयार हैं, टू फुलफिल देयर प्राइमरी पर्पस। क्यों जाना चाहते हैं? वो अपना प्राइमरी पर्पस फुलफिल करना चाहते हैं, जो कि क्या है? फिलिंग द वर्ल्ड विद मैनकाइंड। वो पूरी दुनिया को मैनकाइंड से, मतलब काइंडनेस से भर देना चाहते हैं, ह्यूमैनिटी से भर देना चाहते हैं, जो कि उनका प्राइमरी पर्पस है। आगे देखते हैं। फॉरेस्ट एम्प्टी फॉर द पास्ट मेनी डेज। सो फॉरेस्ट जो है इतने टाइम से जो थे एम्प्टी थे, तो ना वहाँ कोई बर्ड्स बैठ पा रही हैं, ना इंसेक्ट्स हाइड कर पा रहे हैं, ना सन जो है उसकी शैडो आ पा रही है। द फॉरेस्ट इज अ मेटाफोर फॉर ह्यूमैनिटी। फॉरेस्ट क्या है? वो ह्यूमैनिटी से कंपेयर किया गया है उसको, कि ह्यूमैनिटी जो है वो इतने टाइम से खाली थी, कोई ह्यूमैनिटी थी ही नहीं, बची नहीं थी। लोग इतना ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे कि ह्यूमैनिटी ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन अब ये जो फीमेल्स हैं ये वापस उस चीज़ को लेके आएंगी। ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स। पूरी रात भर जो रूट्स हैं वो कोशिश कर रही हैं कि वो तो ज़मीन के अंदर है ना रूट्स, तो वो अपने आप को निकालने की कोशिश कर रही हैं। इन द वरांडा फ्लोर, मतलब घर के अंदर जो वरांडा है वहाँ पे जो है वो अपने रूट्स से अपने आप को निकालने की कोशिश कर रही है। मतलब जो बंदिशें लगी हुई हैं उनके पैरों में, जो जिम्मेदारियाँ हैं, जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो बेमतलब की, उनसे वो अपने आप को निकालना चाह रही हैं। द लीव्स स्ट्रेन टूवर्ड्स द ग्लास, स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विथ एक्सर्शन। जो लीव्स हैं वो अपने आप को ग्लास के पास लेके जा रही हैं ताकि वो विंडो से निकल जाएं। जो छोटे छोटे ट्विग्स होते हैं, मतलब एकदम आगे आगे की लीव्स हैं, वो एकदम कड़क हो गई हैं एक्सर्शन के कारण, एकदम स्टिफ हो गई हैं। लॉन्ग क्रैम्प्ड बोज शफलिंग अंडर द रूफ। अब जो बड़ी उनकी जो ब्रांचेस हैं लॉन्ग जो हैं वो रूफ के घर पे शफल कर रही हैं, लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स हाफ डेज्ड मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स। अब इन्हें कंपेयर किया गया है उन पेशेंट्स की तरह
जो लोग बहुत टाइम से एडमिट हैं और जैसे ही वो डिस्चार्ज होते हैं उन्हें बस जाना है, वो अभी भी थोड़े से डिजी फील कर रहे हैं लेकिन उन्हें बस वहाँ से जाना है। ओके, सो द पोएट एक्सप्लेन्स द स्ट्रगल बाय द प्लांट्स टू रीच द फॉरेस्ट। अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जो ट्रीज हैं ये किस तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं बाहर जाने के लिए, फॉरेस्ट में जाने के लिए। द रूट्स वर्कड फॉर द होल नाइट टू सेपरेट देमसेल्व्स फ्रॉम द वरांडा फ्लोर। अब ये जो यहाँ पे जो रूट्स हैं वो निकलने की कोशिश कर रही हैं ताकि इस फ्लोर से वो निकल जाएं। द लीव्स ट्राइड हार्ड टू रीच द विंडो ऑफ ग्लास सो दैट दे कुड गो आउटसाइड। लीव्स भी कोशिश कर रही हैं कि वो ग्लास के विंडो तक चले जाएं, विंडो के ग्लास तक चले जाएं, सो दैट दे कैन गो आउटसाइड। Even the small stems of the trees put much of their effort in order to set themselves free. छोटी छोटी जो बेल है, छोटी छोटी जो स्टेम है वो भी पूरी कोशिश कर रही है। The big branches were also trying a lot to go out from the roof of the room. जो बड़ी बड़ी branches हैं वो छत को फाड़ के बाहर चले जाना चाहती हैं। We can say, अब यहाँ वो क्या कहना चाह रहा है? We can say that women are desperate for a change. विमेन जो है, जो इतने टाइम से एक लाइफ जीते आ रहे हैं, दे आर डेस्परेट फॉर अ चेंज एंड देयर एफर्ट इज कंपेयर टू दैट मेड बाय अ पेशेंट। और उनका ये जो एफर्ट है उसको किस चीज़ से कंपेयर किया है कि जब एक पेशेंट जो होता है, जो बहुत टाइम तक हॉस्पिटलाइज होता है, फाइनली जब वो वहाँ से निकल जाता है, वो बहुत कंफ्यूज रहता है, उसे नहीं पता उसे कहाँ जाना है, वो अभी भी डिजी है, लेकिन उसके बाद भी उसे फ्रीडम चाहिए। ही जस्ट वॉन्ट्स टू गो आउट। Maybe because they are half conscious and are under the influence of some medication. They are unsteady but in a hurry to leave the clinic. Medication है, बहुत सारे problems हैं, बहुत सारे preconceived notions हैं, लेकिन उसके बाद भी वो बाहर जाना चाहते हैं। Okay, third stanza. I sit inside, doors open to the veranda, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. मैं बाहर बैठ के, जहाँ पे जो डोर्स हैं वो वरांडा की तरफ ओपन है, और मैं वहाँ पे लंबे लंबे लेटर्स लिख रही हूँ जहाँ पे मैं फॉरेस्ट तक जाने की बात को मेंशन भी नहीं कर रही हूँ। द नाइट इज फ्रेश, द होल मून शाइन्स इन अ स्काई स्टिल ओपन। रात जो है वो एकदम फ्रेश है, होल मून मतलब फुल मून जो है वो चमक रहा है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिशन स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स। ये जो स्मेल है लीव्स की और लिशन की, वो अभी भी मेरी मतलब अंदर आ रही है, जैसे कि एक रूम से जैसे आवाज़ आती है ना, वैसे ही मुझे इसकी खुशबू आ रही है। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं? द पोएट सेज दैट शी इज सिटिंग ऑन हर वरांडा। पोएट जो है हमारी, जो कि हमारी नरेटर है, वो वरांडा में बैठी हुई है और वो वहाँ पे लंबे लंबे लेटर्स लिख रही हैं। शी डज नॉट मैंशन द ट्रीज लीविंग हर हाउस इन हर लेटर्स। वो ये नहीं बता रही है कि मेरी जो घर से ये जो पेड़ है अब वो निकल के जा चुके हैं फॉरेस्ट में। शी सेज दैट द नाइट इज़ वेरी क्लियर। वो बता रही है कि रात एकदम क्लियर है। शी कैन सी द कंप्लीट मून विच इज शाइनिंग। वो जो है पूरा चांद देख सकती हैं जो कि शाइन कर रहा है। The smell of leaves and lichens is like a voice that is yelling and expressing a desire for freedom from the confines of the house. The smell of leaves and lichens जो हैं वो एक आवाज़ की तरह है, that is yelling and expressing. क्या बोल रहे हैं? वो एक डिज़ायर को एक्सप्रेस कर रहे हैं, जहाँ पे वो एक फ्रीडम चाहते हैं। ये जो पूरे घर की जो चार दीवारें हैं उसमें से निकल के बस भाग जाना चाहते हैं। लास्ट स्टैंजा, माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स। मेरे सर में सिर्फ और सिर्फ आवाज़ें आ रही हैं, विच टुमारो विल बी साइलेंट। और कल ये सब शांत हो जाएंगी। लिसन द ग्लास इज़ ब्रेकिंग। ये देखो, जब इतनी मेहनत जो हमने की, इससे फाइनली विंडो का ग्लास टूट रहा है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड। ये जो ट्रीज हैं अब ये बाहर की तरफ जा रहे हैं इनटू द नाइट। विंड्स रश टू मीट देम। और ये जो विंड है वो इन ट्रीज से मिलने के लिए रश कर रहे हैं। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक। ये जो मून है, जो चमकता हुआ चांद है, ये टुकड़ों में टूट गया है और उसका जो है, जो उसके पीसेस हैं वो अब जो सबसे बड़ी ट्री है ना, उसके माथे पे एक जो क्राउन होता है, एक ताज की तरह चमक रहे हैं। क्या कहना चाहती है हमारी पोएम यहाँ पे? हर हेड इज नाउ is full of the slow sounds made by the trees which are desperate to move out. वो बता रही हैं कि उसमें ना सारी जो ट्रीज हैं वो बस बाहर जाना चाहते हैं, उनकी आवाज़ों से उसका जो सर है वो भर गया है। These sounds will not be heard the next day. लेकिन कल तो ट्रीज चली जाएंगी, तो अब कल ये आवाज़ें नहीं आएंगी। The poet asks the reader to listen carefully as a change is about to take place. हमारी पोएट बोल रही हैं कि यहाँ पे अब एक चेंज होने वाला है, अगर ध्यान से सुनोगे तो इस चेंज को महसूस कर पाओगे।
शी hears the glass window breaking and the trees stumble out into the night. अब उसको सुनाई दे रहा है कि जो ग्लास की जो विंडो है वो ब्रेक हो रही है और जो ट्रीज है वो भागते हुए, स्टम्बल करते हुए, एक दूसरे के ऊपर गिरते हुए बस वो लोग बाहर जा रहे हैं. द विंड इज ब्लोइंग आउटसाइड, बाहर हवा चल रही है. एंड इट मीट्स द ट्रीज, और वो ट्रीज से मिलती है. मून जो है एक मिरर की तरह है और ऐसा लग रहा है कि अब वो टूट गया है. एंड एज द शेडो ऑफ द ओक ट्री डिवाइड्स द मून इनटू मेनी फ्रेगमेंट्स, क्योंकि अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो ट्री है, ठीक है, सो यहाँ पे ये जो ट्री है, इससे जो अब मून की जो शेडो आ रही है, तो इसकी पत्तियों के बीच में से अब उसकी जो शेडो है वो टूटी हुई सी दिखाई दे रही है. तो ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पे उसने उसका ताज पहन दिया हुआ है ब्रोकन पीसेस का. एंड दैट इज इट, दिस इज अ पोएम. दिस पोएम का अब सब अपन फटाक से मैसेज देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है. The poem has a symbolic meaning. याद रखना, the trees are an extended metaphor for women. Trees को metaphorically women से compare किया गया है. The poet says that the women have rested, healed and recovered and are ready for their primary purpose. वो क्या है? To renew the empty forest of mankind. अब वो वापस जो है mankind को जिंदा करना चाहती हैं. ओके, अब हम इसकी लिटरेरी डिवाइसेस देख लेते हैं. सबसे पहला तो है इमेजरी. आप पूरी पोएम में इमेजिन कर पा रहे हो कि कैसे जो ट्रीज की जो ब्रांचेस हैं वो विंडो को ब्रेक करने की कोशिश कर रही हैं, रूफ से निकल जाने की कोशिश कर रही हैं. तो लिखा ही उसको ऐसे गया होता है, फिगरेटिव वे में लिखा गया है कि आप इमेजिन कर पाओ. इसे इमेजरी कहते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे. द ट्रीज आर इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट. No bird could sit, half-dazed, moving into the clinic doors. The glass is breaking. The trees are stumbling forward. Its pieces flash now. ये सब हम इमेजिन कर सकते हैं और इसी को लिटरेरी डिवाइस में इमेजरी कहा जाता है. नेक्स्ट इज सिमिली. सिमिली मतलब जहाँ पे आप दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हो, यूजिंग द वर्ड एज और लाइक. लाइक न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट्स, तो उन्होंने ट्रीज को न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट्स से कंपेयर किया है यूजिंग द वर्ड लाइक, तो ये एक सिमिली हो गया. स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स, कैसी आवाज़ें आ रही है जैसे कि रूम में कोई वॉइस है, तो यहाँ पे भी कंपैरिजन में लाइक यूज किया, ये भी सिमिली हो गया. द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, अगेन यहाँ पे एक मिरर की तरह वो टूट गया है, तो ये भी एक सिमिली हो गया. पर्सोनिफाई, ट्रीज कैन नॉट मूव, मून कैन नॉट ब्रेक, तो ये सारी चीजें क्या हो रही हैं, पर्सोनिफाई हो रही है. तो द ट्रीज आर मूविंग आउट, नो सन बेरी इट्स फीट, सन के पैर तो होते ही नहीं है, बेरी कैसे करेगा. ऑल नाइट द रूट्स वर्क, रूट्स कैन नॉट वर्क. विंड्स रश टू मीट देम, विंड्स कैन नॉट रश, राइट. तो ये सारी चीजें क्या हो गई, और भी बहुत है, ये सारी चीजें हो गई हमारी क्या हो गई, पर्सोनिफिकेशन. अलिट्रेशन में हो गया जैसे लॉन्ग लीव्स, लीव्स, लिशन, ये सब एल से साउंड स्टार्ट हो रहा है, तो ये हो गया अलिट्रेशन. देन वी हैव मेटाफोर. सो मेटाफोर में अगर अपन देखें तो ये जो पूरी जो पोम है इसमें एक्सटेंडेड मेटाफोर यूज हुआ है. इसका प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अगर आपको वुमेन्स मतलब इस पोम को समराइज करने का भी बोला गया तो आप ये लिख के आ सकते हो, ठीक है. ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. और राइम स्कीम अगर देखा जाए तो इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है, ये फ्री वर्स में लिखा गया है. अब आते हैं हम एमसीक्यूज में. सो सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी है. पोएट कौन है भैया, पोएट बताओ कौन है. तो हमारे जो पोएट है वो है एड्रियन रिच. एड्रियन रिच याद कर लो, हमारी पोम का नाम पोएट कौन है, एड्रियन रिच. नेक्स्ट इज who has been personified in the line no sun bury its feet in shadow. Obviously sun को ही personify किया क्योंकि sun के पैर तो होते नहीं हैं. Next is trees को किससे compare किया गया है, insects, newly discharged patients, birds या children, newly discharged patients. Next is किसकी आवाज़, what reaches like a voice into the rooms. कौन सी चीज एक आवाज की तरह रूम्स में आ रही है, द नॉइस ऑफ द रूट्स, शफलिंग ऑफ द ब्रांचेस, स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिशंस या लाइट ऑफ द मून, स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिशंस. व्हाट रशेस टू मीट द ट्रीज, कौन सी चीज ट्रीज से मिलने के लिए भागी चली आ रही है, विंड. ओके, देन वी हैव द पीसेस ऑफ द मून कैन बी सीन इन द क्राउन ऑफ विच ट्री, सबसे टॉल ओक ट्री. ओके, नेक्स्ट व्हाट हैड बीन एम्प्टी, forest had been empty. What is the poetess doing, हमारी poetess क्या कर रही है, she is writing long letters. Name the literary device used in the moon is broken like a mirror, simile, like use हो रहा है. By morning the forest will be full of insects, suns, trees or birds, trees obviously.
देन अब आते हैं क्वेश्चंस. Why are the trees described in the first stanza not useful for birds or insects? फर्स्ट stanza में जो ट्रीज हैं वो बर्ड्स और इंसेक्ट्स के लिए यूजफुल है ही नहीं. क्यों नहीं है? क्योंकि वो बाहर है ही नहीं ना. The trees described in the first stanza are either decorative plants kept inside a house, या तो वो decorative plants हैं जो कि घर के अंदर रखे गए हैं, और they are shown only in a painting or picture, या तो वो सिर्फ किसी पेंटिंग और पिक्चर में. अब पेंटिंग में जाके तो चिड़िया बैठ नहीं सकती. Therefore they are not useful for birds or insects. Birds cannot sit on that tree and insects cannot hide themselves, right? Next, how does the poet describe the growth of the trees inside the house? पोएट जो है वो ट्रीज की ग्रोथ को घर के अंदर कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं? These trees grow in pots and pans. अब ऑफ कोर्स घर के अंदर जो है यूजुअली आपके पास प्लांट्स होते हैं जो पॉट में होते हैं या पैन्स में होते हैं. सो देयर रूट्स फील क्रैम्प्ड. अब इनके रूट्स खुल के बढ़ ही नहीं सकते तो वो क्रैम्प्ड फील करते हैं, मतलब जकड़ा हुआ फील करते हैं. These roots try to free themselves from the cracks of the veranda floor. ये जो रूट्स हैं ये अपने आप को फ्री कराना चाह रहे हैं. जो वरांडा में जो नीचे ज़मीन पे जो क्रैक्स हैं वो उनसे बाहर निकलना चाहती हैं. The leaves need light. इन पत्तियों को क्या चाहिए? लाइट चाहिए. So they move towards the glass. वो ग्लास की तरफ जा रहे हैं ताकि उन्हें सनलाइट मिले. The twigs are stiff and boughs are like the newly discharged patients coming out of clinic doors. ये जो ट्विग्स हैं और जो बोस हैं ऐसा लगता है कि एक न्यूली पेशेंट्स जो होते हैं जो बस अभी अभी डिस्चार्ज हुए उसकी तरह से बहराते हुए एकदम इधर उधर जा रहे हैं. Why does the poet use the metaphor of newly discharged patients? अब उसने ऐसे newly discharged patients का एग्जाम्पल क्यों लिया है? अब पेशेंट फील्स डिप्रेस्ड इन अ हॉस्पिटल. एक पेशेंट जो होता है वो हॉस्पिटल में डिप्रेस फील करता है. एज सून एज ही रिकवर्स, जैसे ही वो रिकवर करता है, ही इज ईगर टू लीव द हॉस्पिटल. वो अब हॉस्पिटल से जाना चाहता है. He rushes towards the clinic doors. वो clinic doors की तरफ रश कर रहा है. In the same way, the plants in the pots feel suffocated. और इसी तरीके से जो plants होते हैं जो pots में हैं वो suffocate feel कर रहे हैं. They are deprived of adequate light. क्योंकि अब उनके पास adequate का मतलब होता है पर्याप्त. ओके वो लाइट है ही नहीं. So they stretch themselves towards the glass door in the hope of finding the light. तो वो लाइट्स की तरफ अपने आप को स्ट्रेच कर रहे हैं ताकि वो लाइट पालें. उसी तरीके से पेशेंट्स जो हैं वो डोर्स की तरफ जा रहे हैं ताकि उन्हें आज़ादी मिल जाए. ओके How does the poem The Trees make a strong plea against deforestation? ये जो पोम है एक तरीके से बोल रही है ना कि डिफॉरेस्टेशन मत करो. क्यों नहीं करो? The poem The Trees sends home a strong message against deforestation. It highlights the importance of trees. When the poet says that without trees there will be no shadow, no forest, no place for birds to sit, no place for insects to hide. जब poet ये बता रहा है तो वो बता रहा है importance of trees. As a sapling, एक छोटा सा जब sapling होता है, the plant adds to the beauty of the surroundings when it spreads its branches, leaves and roots around. एक छोटा सा sapling बड़ा होता है और वो उस जगह की खूबसूरती को बढ़ा देता है. जब वो बड़ा होता है अपनी branches को फैलाता है, आपके roots को फैलाता है. Thus in the poem it gets the suit house. Okay, thus in the poem the trees are welcomed by the strong winds and the moon. तो poem में ना winds और moon उसे welcome कर रहे हैं. Why? Because they are happy. The poet does not want to mention the departure of the forest as she feels guilty for merely looking silently at them as they depart. यहाँ पे poetess को पता है कि वो उसकी गलती है कि ये जो ट्रीज हैं वो अभी बाहर नहीं जा पा रहे, रोक के रखा हुआ है उन्होंने. तो इसीलिए जब वो जाते हुए देख रही हैं तो वो कुछ कह नहीं रही हैं, वो साइलेंट हैं. This way she subtly points out the thanklessness of man towards forest. इस तरीके से वो ये भी बता रही है किस तरीके से जो humans हैं वो एकदम thankless हैं towards the forests. Now next one is explain the phrase. The forest that was empty all these days. Now after reading the poem, for whom do you think are the forests needed? क्यों है ज़रूरी? So the answer is, in the poem, the trees, poet Adrian Rich subtly drives home the message about the importance of trees. इस पूरी poem के through उन्होंने trees की importance का message दिया है. Without trees, the birds would not have a place to sit, the insects will have no place to hide, and the sun would not bury its feet in shadow.
एज सैपलिंग्स, जैसे सैपलिंग्स होते हैं, वी इंजॉय द ब्यूटी ऑफ प्लांट्स एज दे अडॉर्न द सराउंडिंग्स, क्योंकि वो सराउंडिंग्स को ब्यूटिफाई कर देते हैं। बट स्लोली द ट्री स्प्रेड्स इट्स रूट्स, धीरे धीरे वो बढ़ता है, वो अपने रूट्स को स्प्रेड करता है। इट्स ब्रांचेस एंड लीव्स, अपनी ब्रांचेस को, अपनी लीव्स को स्प्रेड करता है। एंड सीम्स टू yearn टू गो आउटसाइड वेयर इट कैन लिव एंड ग्रो विदाउट एनी restrictions. No more does the tree look attractive indoors. अब वो बाहर नहीं दे रहा है, उसको इंडोर्स देखना ही नहीं, उसे बाहर जाना है। The trees are however welcomed into nature by strong winds and the moon. जिन ट्रीज को बांध के अंदर रखा हुआ था, वही विंड और मून उन्हें वेलकम कर रहे हैं इन द फॉरेस्ट। द पोएट हियर बाय एम्फेसाइजेस, पोएट किस चीज़ पे जोर डाल रहा है, दैट पेड़ों को जिंदा रखना ज़रूरी है, बट शुड नॉट बी इम्प्रिजन्ड इनसाइड द हाउस। पेंटिंग्स में और छोटे छोटे सैपलिंग्स के इस तरीके से रखना है, ट्रीज होने चाहिए। एंड टेंड टू थ्राइव आउटडोर्स, दैट इज़ वेयर ट्रीज बिलोंग। ट्रीज को बाहर ही होना चाहिए, फॉरेस्ट में होना चाहिए, वहीं उनकी एक्चुअल प्लेस है। नाउ फाइनली वी हैव दिस एक्सट्रैक्ट। मैं आपको ये वाला लाइन्स तो एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, सो आई एम डायरेक्टली गोइंग टू द क्वेश्चंस। ओके, वेयर इज द पोएट सिटिंग? वरांडा में, राइट? The poet is sitting in her room just facing the veranda. What is the poet doing? She is writing long letters. What does she not mention in her letters? जो forest की तरफ जो trees जा रहे हैं, she does not mention the departure of the forest from her house. How does the poet describe the night and the moon? वो बता रही है कि night एकदम fresh है and the moon is full. So the night is pleasant and fresh, the full moon is shining. And that is it. Here we are done with this particular poem as well. मेरे को कंफर्म पता है कि आप लोगों को पोम अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखो, इसमें जो मेटाफोरिकली जो एक्सटेंडेड मेटाफोर यूज़ किया है टू एक्सप्लेन कि वुमेन के स्ट्रगल को ट्रीज के स्ट्रगल से जोड़ा गया है, फॉरेस्ट को मैनकाइंड से जोड़ा गया है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बट एट द सेम टाइम ट्रीज की इंपॉर्टेंस बताई गई है कि ट्रीज जो हैं वो अंदर पिक्चर्स और पैन्स में रखने के लिए नहीं है, दे आर सपोज टू बी देयर इन द फॉरेस्ट, विच मीन्स हमें फॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन नहीं करना है, हमें और प्लांट्स लगाने, बिकॉज वो आसपास की सुंदरता को बढ़ा देते हैं। समवेयर द पोएट्स नो कि हमारी गलती है, ह्यूमंस की गलती है, और हम थैंकलेस है नेचर के लिए, इसलिए व्हेन दे आर लीविंग द प्लेस वो बोल रही है दैट शी इज साइलेंट। व्हाई? बिकॉज शी knows that she is guilty. Are we clear with this? That is it. This is the poem. अगर कोई भी डाउट होता है you can write it in the comment section. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस ईयर में आए थे। मैं मिलूंगी आपसे बहुत जल्दी एक और चैप्टर के साथ। रॉकेट रिविजन कर रहे हैं हम लोग, तो बने रहिए। Do not forget to like, share and subscribe. Take care of yourself. Bye.